हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने न्यू चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा? थर्मोडायनेमिक। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर पे देखो, जो केटीजी में पढ़े हो, जो बेसिक तैयार हुआ है, उसी बेसिक को हम आगे लेके चलें। वही गैस ऑफ चेम्बर रहेगा। उसी गैस ऑफ चेम्बर पे हमारे पास तीन चीजें वेरिएबल रहेंगी। मेरे पास कैसा, तीन चीजों के वेरिएशन को हम देखेंगे। पहले चीज कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक। और तो और एक नया चीज आएगा कि इंटरनल स्टेट वेरिएबल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक। इतनी चीजों को पूरा वेरी कराता हुआ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें कैसा कैसा रहेगा कि मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, जिस किसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ हीट किसके किसके बीच में, दो बॉडी पे देखते हैं, और कैसा कन्वर्जन देखते हैं हीट एनर्जी का, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम क्या देखते हैं, डील विथ ऑफ कैसा एक्सचेंज ऑफ हीट दो बॉडी के बीच में, और हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन देख रहे हो, वो थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो ये चैप्टर और केटीजी मिला के मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। ये मिनिमम की कंडीशन बता रहा हूँ, मैक्सिमम दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और तीन मिल सकता है। ठीक। देखो, अब बात ये आती है कि जैसे जब हम थर्मोडायनेमिक्स को देख रहे हैं, तो केटीजी जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा थर्मोडायनेमिक होता हुआ चला जाएगा। और उससे भी अच्छा, ये थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एक बार देखने को नहीं मिलेगा। एक बार और देखने को मिलेगा कहाँ पे? केमिस्ट्री। कहाँ पे देखने को मिलेगा? केमिस्ट्री में। तो टोटल दो बार देखने को मिलेगा, एक बार फिजिक्स में और एक बार किस में? केमिस्ट्री पे। हाँ, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि दोनों एकदम सेम टाइप का है। ऐसा कहीं पर भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोनों सेम टाइप का है, दोनों में थोड़ा चेंजेस है। देखो, पहली वीडियो रहेगी तो पहली वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा रहेगा कंपेरेटिवली ऑफ अदर वीडियो से। उसके बाद इसकी लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ते चली जाएगी। टोटल मिला के मैं ये कोशिश करूंगा 10 पार्ट के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। और पूरा जब ये चलेगा तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर पार्ट लगभग लगभग 1.5 घंटे के आसपास का रहे। और देखो, जब मैं लिखा किया करूंगा तो उसकी स्पीड आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया करना। ठीक। जब क्वेश्चन या न्यूमेरिक मतलब जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या डिराइव करेंगे तो उसको थोड़ा स्लो कर लेना, या किसी प्रोसेस को बोला किया करूंगा तो उसको स्लो कर लेना। और जहां पे लिखूंगा वहां पे स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि देखो लिखते टाइम पे मेरी स्पीड उतनी तेज नहीं हो सकती ना। तो आपको नोट्स ये किस में रहेगा? इस वीडियो के लास्ट पे लिंक रहेगा। ये नोट्स आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक में दे दो। ठीक है, इतनी चीज मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पहले थ्योरी लिखते चलता हूँ कि क्या क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देता हूँ कि क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स इज इज branch of science which which deals deal with exchange of with exchange of exchange of heat exchange of heat energy between heat energy between bodies, and in and conversion of heat energy into into mechanical
into mechanical energy and vice versa, and vice वर्षा। ठीक है, इतनी चीज होती है। ठीक, अब इसमें हम लोग जैसे तीन चीज का देखेंगे। एक तो कैसा रहेगा, प्रेशर वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल, टेम्परेचर वेरिएबल, और एक कौन सा, एनर्जी के फॉर्मेट का वेरिएबल, इस टाइप का देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अब इसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास कैसा कैसा रहेगा। ये चीज देखना कि मेरे पास कैसा रहेगा कि द पैरामीटर जो वेरी होगा वो कौन कौन सा रहेगा। तो लिख लेते हैं, द पैरामीटर, द पैरा द पैरामीटर्स, कौन कौन सा मेरे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, और कौन सा, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और कौन सा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक, which determine which determine the state, which determine the state or coordinate, state or coordinate of system, of a system are called, are called thermodynamic, thermodynamics, thermodynamics state variable, thermodynamic state variable, or thermodynamics coordinate, और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। ठीक, चल, उसके बाद कैसा है, देखो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक के जो सिस्टम हो वो कितने टाइप के होंगे, इस चीज को भी हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक के जो सिस्टम देखेंगे पूरे, इस थर्मोडायनेमिक के हम तीन तरह के सिस्टम देखेंगे, ओपन, क्लोज, और कैसा, आइसोलेटेड। ये तीन तरह के सिस्टम हम देखना स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज होगा और कैसे होगा। ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करें। देखो, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मैं हेडिंग डालता हूं मेरे पास यहाँ पर से, पहली हेडिंग थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का सिस्टम होगा, इस चीज को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट हो, जैसे यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले के लिए कौन सा देखते हैं, ओपन सिस्टम। सबसे फर्स्ट कौन सा रहेगा हमारे पास, ओपन सिस्टम की बात कर लेते हैं। कौन से सिस्टम की बात करेंगे, ओपन सिस्टम की बात करेंगे। तो देखो, ओपन सिस्टम में कैसा होगा कि मेरे पास हीट के साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो मेरे पास कैसा होगा, अगर जैसे मैं ये कहा कि मेरे पास एक पिस्टन है, जस्ट ऑफ ऐसा कहा कि मेरे पास एक पिस्टन है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पिस्टन है लेकिन एक साइड ऑफ ऐसा ओपन है, मतलब दो साइड से ये ओपन है, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये पैक्ड है। तो इस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोई इस तरह से मूव करते हुए मेरे पास आगे पीछे ऐसे कहीं पर जाएंगे, और साथ में कुछ इस सरफेस को छोड़ के बाहर भी चले जाएंगे। ये कब, जब मैं इससे हीट एनर्जी क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मैं इसे हीट एनर्जी देता हूँ तो मतलब ये एनर्जी को ले भी रहा है और एनर्जी को छोड़ रहा है, और साथ में कैसा हो रहा है, मेरे पास मैटर भी जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, मुझे हीट प्लस क्या दिखेगा कि मैटर,
दोनों मेरे पास कैसा है, हीट और मैटर दोनों क्या होगा, इन और आउट रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा मेरे पास ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में हम क्या लिखेंगे कि इट एक्सचेंज बोथ it exchange both energy and energy and energy and matter energy and matter with the with the surrounding with the surrounding। ठीक, इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। तो वो कौन सा सिस्टम है हमारे पास, ओपन सिस्टम। ठीक है, इसी के बाद सेकंड पे चलते हैं। तो ओपन के बाद अब हम किसको बात करेंगे, क्लोज सिस्टम को। किसको बात कर रहे होंगे, क्लोज सिस्टम को देखते हैं। तो क्लोज सिस्टम की बात अगर करें, तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि अब सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज होगी, हीट एक्सचेंज होगी। मेटर कहीं पर भी एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर अब यहाँ पर मैं देखना स्टार्ट किया, तो जैसे अगर कोई पिस्टन टाइप का कुछ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा कि हीट बस एब्जॉर्ब करेगा, या तो क्या कर लेगा, रिलीज कर लेगा। दो में से कोई भी एक हो सकता है, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन दिखाया था। हीट मेरे पास और मैटर के लिए कैसा रहेगा, अभी कंप्लीटली पिस्टल रहेगा, जो कि दो कैसा, मैटर के लिए कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, तो हीट मेरे पास कैसा होगा, सिर्फ इसमें इन और आउट रहेगा, बाकी सब कैसा रहेगा मेरे पास, नहीं आ जा सकता है। तो ये कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, वो उसका एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है मतलब सिर्फ और सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इस पे लिख सकते हो कि आप क्या लिखोगे, इट इट एक्सचेंज ओनली इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी it exchange only energy, not matter, not matter। ठीक, with the surrounding, with the surrounding, with the surrounding। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन से पे चलते हैं, आइसोलेटेड पे। थर्ड कौन सा रहेगा हमारे पास, आइसोलेटेड रहेगा। ये कौन सा मेरे पास, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कैसा होगा कि ये ना ही हीट का एक्सचेंज करेगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक इस तरह से कुछ रहेगा, आइसोलेटेड कुछ इस तरह से रहेगा कि मतलब जो अंदर का मॉलिक्यूल्स है, वो सिर्फ अंदर ही कहीं स्ट्राइक करेगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा। जो हीट एनर्जी है वो कभी भी इसके अंदर नहीं जा पाएगी, ये इसको टच करके पास करते रहेगी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि नो हीट और एंड मैटर, नो हीट एंड मैटर ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, ये चीज होगा। अब देखो उसके बाद जैसे ये हुआ, तो उसमें भी कैसा होगा मेरे पास, जैसे यहाँ पर के बाद। ठीक है, तो कैसा होगा, इट एक्सचेंज नाइदर नाइदर एनर्जी
energy nor matter with the with the surrounding with द सराउंडिंग। मतलब ये ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज करेगा और ना ही मैटर को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, इस वाली पूरी कंडीशन पे हम आइडियल गैस की जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पूरा उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो इन तीनों प्रोसेस मतलब इन तीनों सिस्टम को मिला के थर्मोडायनेमिक की हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे। आप देख चुके हो केटीजी के टाइम पे ये सब चीजें देख चुके हो, लेकिन फिर भी मैं वापस एक बार बताना चाहता हूँ। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस देखते हैं। तो हमारे पास देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक की हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है इस चीज को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में टोटल मिला के हम लोग जो भी देखेंगे उसको देखते हैं कि मतलब आइसोथर्मल, आइसोबरिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इतनी तरह की हम प्रोसेस देखें। ठीक है, तो देखो जैसे जो सबसे फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, मेरे पास आइसोथर्मल है। कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसको फर्स्ट ही लिख लेता हूँ, आइसोथर्मल। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा होता है, हमारे पास टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आप देख चुके हो कि टेम्परेचर कैसा रहेगा हमारे पास, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, पहला। उसके बाद दूसरे में कैसा रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है। कौन सा है मेरे पास, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि मेरे पास इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, मतलब मेरे पास कैसा आइस आइसोलेटेड सिस्टम की तरह रहता है कि मतलब हीट का ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट लिख सकते हो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरे नंबर पे कौन सा मेरे पास, आइसोबरिक, आइसोबरिक प्रोसेस, आइसोबरिक प्रोसेस। आइसोबरिक प्रोसेस में हमारे पास कैसा रहेगा, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो जाएगा वो कौन सा रहेगा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमेट्रिक कहो, लेकिन मैं वॉल्यूमेट्रिक नहीं कहता, अच्छा लिख देता हूँ चलो, और आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। ठीक, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा मेरे पास, वॉल्यूम रिमेन्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसे क्या कहोगे कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो ये कौन सा है, आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखो फोर्थ के बाद अब फिफ्थ जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, साइक्लिक एंड नॉन
साइक्लिक, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस कैसा है कि मेरे पास इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाएगा। ठीक है, इन साइक्लिक, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस initial initial and final initial and final state are same, while in non-cyclic, in non-cyclic, in non-cyclic process, these state are different। ठीक है, इतनी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देख लो एक बार आप इतना। अभी ये बेसिक है, बस कुछ देर में हम लोग इसको पहुंच ही रहे हैं, है ना। आगे अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे, चीजों को देखेंगे कि किस तरह से होता है, कैसा होता है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, चल अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में होता क्या क्या है समझते हैं। पहले मैं हेडिंग डालते चलता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्वाजी क्वासी स्टैटिक, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या क्या है, इस चीज को समझो। देखो, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा होता है कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक, एक के लिए अलग प्रेशर, अलग वॉल्यूम, अलग टेम्परेचर, हो सकता है कोई एक चीज कांस्टेंट हो। ठीक है, इन सभी प्रोसेस में कुछ इस तरह से अगर मैं प्रोसेस को किया कि हमेशा मेरी प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम पे रहे। थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम मतलब कि उसके हर मतलब वॉल्यूम के हर पार्ट में प्रेशर की वैल्यू ऑलवेज भी अगर सेम है, तो वो मेरे पास क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। मतलब जब मैं थर्मोडायनेमिक की कोई प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस पे हर डायरेक्शन पे, मतलब हर पॉइंट पे जब भी वो प्रोसेस हो रहा है तो थर्मोडायनेमिकली अगर इक्विलिब्रियम है तो वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है। मतलब उस चेम्बर के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम है। और जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये एकदम आइडियल कंडीशन। ठीक है, रियल लाइफ में अगर मैं चेम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर वो प्रोसेस थोड़ी भी फास्ट है या स्लो भी है, तो हर पॉइंट पे प्रेशर और प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंस करती है। उसको सेटल डाउन होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एक आइडियल प्रोसेस है। तो क्वाजी स्टैटिक में मतलब कैसा होना चाहिए, वो थर्मोडायनेमिक ऑफ प्रोसेस जहां पर जब भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो बॉडी के अंदर मतलब हर टाइम पे वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में, तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आइडियल कंडीशन है। तो देखो, व्हेन वी परफॉर्म, मैं थ्योरी लिखते चलता हूँ, आप समझते चलना, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, जब थ्योरी आएगी तो आपको स्पीड बढ़ा लेनी है। तो क्या है हमारे पास, व्हेन वी परफॉर्म, व्हेन वी परफॉर्म, when we perform a process, when we perform a process on a given, on a given system, on a given system, its state, its its state is
is in journal, is in journal, ठीक, journal changed in a given system is state is journal changed. Suppose the मतलब कैसा, for for initial initial state of the system, initial state of the system is is describe the value, is describe the value, describe the value p1 v1 और कौन सा होना चाहिए t1 and the final and the final and the final and the final state by p2 v2 और कौन सा हमारे पास t2 if the process if the process if the process the system if the process the system if the process sorry p2 v2 t2 if the process is performed if the process is performed if the process is performed in such a way in such a way that at any that at any that at any instant during the during the process process the system during the process the system is very system is very nearby या nearly very nearly in thermodynamic equilibrium 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 the process is called the process is called the process is called quasi static quasi static ठीक, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के, बस इतना सा सिंपल सा है। ठीक, अब चलो यहाँ तक हमारे पास हो गया, यहाँ तक की सारी समस्या हमारी खत्म। अब हम लोग यहाँ पर से वर्क डन का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि देखो जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, मैं ये बोला कि मैं प्रेशर अप्लाई किया जिससे वॉल्यूम में चेंजेस हुआ, तो अगर बॉडी में फोर्स अप्लाइड करने के कारण उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोजीशन में चेंजेस हो रहे तो वर्क डन होता था, यही होता था। तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ मतलब वहां पे फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक, और उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है मतलब एक पिस्टन होगा जो चेंजेस कर रहा होगा तो वर्क डन तो होगा। तो चलो यहाँ पर हम एक सिंपल सा फॉर्मेट देखना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहा कि मेरे पास कैसा है, समझना, मैं एक हेडिंग डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो देखना स्टार्ट करते हैं वो कौन सा है मेरे पास, वर्क डन, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के थ्रू कितना वर्क डन होता है इस चीज को
समझते हैं। कैसा? वर्क डन बाय पूछा, वर्क डन ऑन दी गैस नहीं पूछा। क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ वर्क डन ऑन और वर्क डन बाय गैस, ये लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो उसमें वो प्लस माइनस ये दुनिया भर की चीजें हम झमेले में हमें फंसाते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा वर्क डन बाय गैस हो रहा है, तो कब वो पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा इस चीज को अभी हम फोकस करेंगे। ठीक है, समझना। देखो, मैं एक सिंपल सा क्या कर रहा हूँ कि एक पिस्टन ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से एक पिस्टन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, इस तरह से एक पिस्टन है। ठीक, इसके अंदर इनिशियली कोई ना कोई गैस फिल है, इनिशियली कोई ना कोई गैस इसके अंदर कैसा है, मेरे पास फील्ड है। ये हमारे पास गैस यहाँ पे कैसा है, फील्ड है। ठीक है, अब अगर ये गैस यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, ये गैस है, इसके अंदर कंप्लीटली वो कैसा है, मेरे पास ये फील है। इस तरह से है। ठीक है, गैस कंप्लीटली फिल्ड है। अब क्या किया कि अगर मैं इस पे एनर्जी प्रोवाइड किया, ये पिस्टन है, अभी हम लोग ये जंक्शंस करते हैं कि ऐसे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, किसी तरह से एक एक्सटर्नल में एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरे पास यहाँ पे, वी आई है। ठीक, अब एजम्पशंस करो कि ये इनिशियल कंडीशन है, मतलब ये पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन है। ठीक, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये किसी तरह से ये गैस चेम्बर इस पिस्टन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेके चला गया। ठीक, अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अगर लेके चला गया है तो ये समझो कि इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज किया होगा, प्रेशर में भी कुछ वेरिएशन आया होगा। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर है कांस्टेंट वॉल्यूम है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं एनर्जी दिया, किसी तरह से यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो अब ये वर्क डन किसके थ्रू हो रहा होगा, देखो अप्लाइड फोर्स किसके थ्रू, गैस के थ्रू। जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन पे हो रहा होगा, तो देखो गैसेस फोर्स अप डायरेक्शन पे लगा रही होंगी, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होना चाह रही, और फोर्स ऊपर की डायरेक्शन पे लगा रहा है, तो एफ की जो वैल्यू है वो पी इंटू ए के इक्वल, यही चीज है। तो देखो यहाँ से इस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, मेरे पास dx हुआ है, यही चीज हुआ है। तो आप क्या कहते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या कहते हो, अब देखो यहाँ पर जो वर्क डन है वो कितना हुआ होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, पी तो डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगा लेकिन ये कहूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखोगे तो आपको ये दिखेगा कि गैस फोर्स हमेशा चेंबर में जो गैस होती है वो हमेशा पिस्टन पे फोर्स किस डायरेक्शन पे, अपवर्ड डायरेक्शन लगाएगा, और एटमॉस्फेयर किधर लगाएगा, नीचे की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये एफ वेक्टर डॉट dx है, और मैं अगर इसी चीज को कैसा लिखूंगा कि ये मेरे पास एफ डॉट dx जो था, तो ये एफ डी एक्स कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो हो जाएगा तो ये एफ डी एक्स हुआ, और ये कौन सा हुआ, डी डब्ल्यू। ठीक है, यही चीज हुआ। अब मैं क्या करूंगा कि अगर इसे डी डब्ल्यू में फोर्स की जो वैल्यू वो प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया के इक्वल है। ठीक, ये स्मॉल एरिया लिख दिया, सॉरी, ए के इक्वल है, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं है, चेंजेस सिर्फ डी एक्स पे है। तो आप ये समझो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, ए इंटू डी एक्स किसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा, डीवी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दिया, अगर अब मैं इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, तो ये p इंटू कौन सा है, dv, और ये v इनिशियल है, और ये कौन सा है, v फाइनल। तो वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी वी, और v की वैल्यू v इनिशियल से v फाइनल। यहाँ पर ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ऐसा मैं कहीं पर भी नहीं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है,
चलें आगे। चलें आगे। अब देखो, इसके इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। वर्क डन इन पीवी डायग्राम पे हम लोग अलग अलग तरह से बात करेंगे। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ पीवी मतलब कैसा है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय पीवी डायग्राम देखते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़े, ये चीज आपको समझ में आई ना? बस, चलो इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग किस चीज पे बात करते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग किसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि वर्क डन, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, वर्क डन, वर्क डन या कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय पीवी डायग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क डन, ऑफ वर्क डन पी बाय पीवी डायग्राम या फ्रॉम पीवी डायग्राम। किसके थ्रू देख रहे हैं, फ्रॉम पीवी डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेट किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। किसके लिए पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट स्टेट में किसके लिए देखना चाहता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। सबसे फर्स्ट मैं किसके लिए देख रहा हूँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए किस तरह से दिखेगा। तो देखो, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मेरे पास ये एक पी है और ये मेरे पास एक यहाँ से कैसा ग्राफ है, इस तरह से, एक आगे एक वॉल्यूम के लिए और एक किसके लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास किसी इंस्टेंट पे इसका प्रेशर कितना था, पी था। बट एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जहां पे प्रेशर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम हर टाइम पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये कौन सा है मुझे, वी इनिशियल है और ये कौन सा है मुझे, वी फाइनल। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये कौन सा मेरे पास फाइनल पोजीशन। तो जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन यहाँ पर से निकल के आएगा, वो वर्क डन कैसा होगा आप देखो। तो वर्क डन अगर आप बात करोगे तो वर्क डन आप इस तरह से भी कह सकते हो कि P इंटू वी कहोगे, क्या कहोगे, इस तरह से कहोगे कि P इंटू वी होगा। कैसा होगा, P इंटू वी होगा। प्रेशर वॉल्यूम का जो एरिया, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। आप कैसे कहते हो, आप ये भी तो समझो कि ये क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसे आप क्या लिखते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम को आप क्या लिखते हो, आप डायरेक्टली बताओ ना। वॉल्यूम को आप क्या लिखते हो, मीटर क्यूब, जिसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जूल के इक्वल होगी। तो वर्क डन क्या होगा मेरे पास, वर्क डन हमेशा एरिया ओ, एरिया ओ पीवी डायग्राम के इक्वल क्या होता है, हमारे पास वर्क डन होता है। एक तो फर्स्ट अप्रोच इस तरह से आप समझो, या सेकेंड अप्रोच किस इस तरह से समझो कि जो अभी आप डायरेक्टली लिख के आए हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू क्या लिखे, डीवी लिखे, जहां पे वी इनिशियल है और ये कौन सा है, वी फाइनल, ठीक है। तो सॉरी, ये डी डब्ल्यू नहीं था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये डब्ल्यू था, ठीक है। इस तरह से, तो जो वर्क डन की वैल्यू है, तो ये P कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको मेंशन है कि P की वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम चाहे जो हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरे पास प्रेशर बाहर आएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा, dV हो जाएगा, जहां से हम इसे लिख सकते हैं कि V फाइनल माइनस ऑफ कौन सा है, V इनिशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू एक्चुअल में P इंटू कितना होगा, हमेशा डेल V के इक्वल होगा। या इसी चीज को आप कैसा लिखोगे, इसे मैं V2 लिख दिया और इसे कौन सा लिख दिया, V1 लिख दिया, तो आप इसे लिख सकते हो कि वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P इंटू V2 माइनस ऑफ V1 के इक्वल होगा। ये चीज होगी, ठीक है, ठीक। चलो,
फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हम लोग किसके लिए चलते हैं, वेरिएबल प्रेशर के लिए। दूसरा किसके लिए चलते हैं हम लोग, वेरिएबल प्रेशर के लिए, वेरिएबल प्रेशर के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल प्रेशर में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इस चीज को समझो कि मेरे पास कैसा है वेरिएबल प्रेशर के लिए, ये प्रेशर की और वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो अब कैसा है कि ये प्रेशर का एक्सिस हो गया और एक कौन सा हो गया, वॉल्यूम का हो गया, एक प्रेशर का हो गया, एक वॉल्यूम का हो गया। अब देखो यहाँ पर से अगर मैं ग्राफ को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो एक अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है, वॉल्यूम की वैल्यू अलग अलग है। ये पॉइंट कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ये पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, या इसी को वी इनिशियल कह देते हैं। इस पॉइंट को एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ से कहाँ की डायरेक्शन पे जा रहा है वर्क डन, ये मतलब वो वॉल्यूम में या चेंजेस ऑफ प्रोसेस किस डायरेक्शन पे है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेकेंड पोजीशन हुआ, ये कौन सा हुआ, वी फाइनल। एजम्पशंस करो कि मैं किसी एक पॉइंट स्मॉल पी पे रहा, ठीक, ये पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पर एक स्मॉल ऑफ मेरे पास कौन सा आ गया, ये एजम्पशंस करो कि ये मेरे पास कौन सा आ गया, डीवी आ गया। क्या आ गया है, डीवी आ गया। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि पी मेरे पास कांस्टेंट के इक्वल तो नहीं है, पी मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, ठीक। या तो मुझे इस ग्राफ का ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसकी रेडियस, ये तो हालांकि एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, या तो मैं क्या फाइंड कर लूं, एरिया फाइंड कर लूं। वर्क डन के लिए दो प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में मैं कैसा, वर्क डन के लिए मेरे पास दो चीज है, वर्क डन के लिए या तो मैं क्या करूं कि एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम देख लूं, या तो ये चीज देख लूं, या तो इसी के सेकेंड स्टेज पे चला जाऊं कि जो वर्क डन है वहां पे मैं P इंटू डी वी लिख लूं और ये V फाइनल और V इनिशियल लिख लूं, ठीक। इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, दोनों में से आंसर सेम आएगा। अब एरिया की कंडीशन पे ये है कि ये मुझे कर्व मालूम होना चाहिए कि कैसा है, ट्रेंगुलर है तो काम बच जाएगा, नहीं है तो अब दिक्कत है। या फिर एक लाइन होता लीनियर तो ज्यादा बेटर बनता है, या कर्व होता एकदम परफेक्ट सेमी सर्कल टाइप का होता तो काम बनता, लेकिन अब वैसा नहीं है तो काम नहीं बन सकता। फिर एक्सपोनेंशियली का रिलेशन देखेंगे और फिर आगे समझना स्टार्ट करें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलें आगे। देखो, अब यहां तक हुआ आपके पास वर्क डन की दो कंडीशंस आप देख चुके। पहला कौन सा देखे थे आप, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय पीवी डायग्राम। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन की बात करना चाहता हूँ। किसकी बात करना चाहता हूँ, इसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कैलकुलेशन ऑफ कैसा देखूं, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन कैसे रहे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे कैसे पता चले कि कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन, ठीक, किस तरह से मिलेगा, इस चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट स्टेप में मैं किसके लिए जाना चाहता हूं कि मेरे पास पॉजिटिव वर्क डन कैसे मिलेगा, किसके लिए, पॉजिटिव वर्क डन के लिए मैं फर्स्ट स्टेप में जाना चाहता हूं कि मुझे पॉजिटिव वर्क डन मिल जाए। तो किस तरह से मिलेगा पॉजिटिव वर्क डन, इस चीज को आप समझना, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इजीली समझ में आएंगी, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आ रहा होगा, ठीक। तो देखो, मैं क्या कह रहा कि मैं एक पीवी डायग्राम दिखा रहा, ठीक, ये पी है और ये कौन सा है, वी है, ठीक है। अब अगर ये P है और ये V है, तो आप ये समझो कि मैं पॉइंट A एक ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे पास इनिशियल पोजीशन का वॉल्यूम कम है बट फाइनल पोजीशन का वॉल्यूम कैसा है, मेरे पास ज्यादा है। ये सिर्फ एक तरह की प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं, ठीक है। अब अगर ये बात करो कि मैं फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा हूँ, तो ये पोजीशन कौन सा है, मुझे V इनिशियल है,
अगले स्टेप पे अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मेरे पास कौन सा है, वी फाइनल। ठीक है, इस पूरी कंडीशन पे आप समझो कि ये कैसा है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, ग्रेटर देन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अगर कभी भी, अगर मेरे पास कैसा सिस्टम का फाइनल ऑफ वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा है, तो आप समझो गैस के थ्रू अप्लाइड ऑफ फोर्स किधर है, एक्सपांशन की डायरेक्शन, और पिस्टन भी उधर ही जा रहा है। तो ये वर्क डन बाय गैस कैसा है, गैस हमेशा एक्सपांड करना चाहती है। अगर मैं इस चेंबर के मतलब ये अपना रूम कहूँ और इसे रूम के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स भी ऑफ गैस रखा तो पूरे रूम में इक्वली फैलना चाहेगा, बल्कि इस रूम की साइज को मैं और बढ़ा दूंगा तो और फैलना चाहेगा। गैस की ये प्रोबेबिलिटी है कि वो हमेशा पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करना चाहती है, तो हमेशा वो एक्सपांशन देखती है। तो अगर पिस्टन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो मेरे पास एक कंफर्म है कि वर्क डन ऑलवेज भी कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। ठीक, अगर मैं नोट करके यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि कैसा होगा, अगर v फाइनल की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ v इनिशियल है, मतलब ये कैसा हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे पास, एक्सपांशन हो रहा है। और अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा होगा मेरे पास, वर्क डन कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। कैसा वर्क डन मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। अगर एक्सपांशन होता हुआ दिख रहा है, एक सिंगल साइक्लिक प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन साइक्लिक हो या फिर मतलब ऐसा हो कि मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए तो हमने डेफिनेशन देख ही लिया है। तो इस कंडीशन पे ये वर्क डन जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। जबकि इसी के दूसरे फॉर्मेट से अगर मैं चला तो सेकेंड वाले की जब बात करूं तो मेरे पास किसकी बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव वर्क डन की बात कर रहा हूं, या किसकी बात कर रहा हूं, निगेटिव वर्क डन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो निगेटिव वर्क डन में ये प्रेशर है और ये क्या है मेरे पास, वॉल्यूम। ये प्रेशर है और ये कौन सा है, वॉल्यूम। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी फाइनल स्टेट की जो वॉल्यूम आए, जो कुछ ग्राफ इस तरह से दिखे, जो फाइनल स्टेट की वॉल्यूम आए, जो फाइनल वॉल्यूम, सॉरी निगेटिव वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, पिछले बार में तो कुछ गड़बड़ नहीं किया हूँ ना, हाँ ठीक है, फाइनल स्टेट ज्यादा वॉल्यूम पे है। ठीक है, अब कैसा हो कि मुझे इनिशियली वॉल्यूम कम हो बट फाइनली वॉल्यूम कैसा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये स्टेट कैसा कहलाएगा, ये मुझे हो जाएगा वी इनिशियल, और ये कौन सा हो जाएगा, वी फाइनल। ठीक है, और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रही हो तो ये कैसा वर्क डन कहलाएगा, मुझे निगेटिव वर्क डन कहलाएगा। कैसा वर्क डन कहलाएगा, निगेटिव वर्क डन कहलाएगा। ठीक, तो इस स्टेप में अगर मैं ये कहूँ तो मेरे पास ये चीज है कि देखो, जैसे नोट के अंदर मैं लिखना स्टार्ट करूं कि v फाइनल की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ हो जाए कौन सा, v इनिशियल। फाइनल की वैल्यू इनिशियल के कंपेयर में कैसी हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। देखो वॉल्यूम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा, मेरे पास कंप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, कंप्रेशन हो जाएगा। और जब कंप्रेशन हो रहा है तो मेरे पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो मेरे पास यह सिस्टम कंट्रैक्ट्स होगा। तो मेरे पास कैसा, इसी पे लिख देता हूं, इफ द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स, कंट्रैक्ट्स, ठीक, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब ये किसके कारण, अगर देखो गैस अपने आप तो कंप्रेस नहीं होती है, ये गैस किसके थ्रू हो रही है मेरे पास, इफ द सिस्टम कंट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये मेरे पास कैसा होगा, तो हमेशा ये चीज देखने को मिलेगा कि v फाइनल की वैल्यू लेस देन ऑफ v इनिशियल है। तो इस कंडीशन पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा वर्क डन आएगा, निगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, ठीक, तो यहां से ये चीज हमारे पास क्लियर।
आप थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, चीज़ों को और देखना स्टार्ट करते हैं कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास बात हो, ठीक है? तो कैसा होगा एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मेरे पास कब वर्क डन पॉजिटिव होगा और कब वर्क डन नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को यहीं पर मैं देख लेता हूँ, एक बार वापस जब आगे जाएंगे तब फिर से देखेंगे, ठीक है? चलो, तो पहले देखते हैं इसको। देखो, अब जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये मालूम था, अभी जैसे हमने देखा कि पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, तो अब कैसा है, वर्क डन जो डिपेंड्स करता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कैसा मेरे पास वो है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं यहाँ लिखते चलता हूँ कि जो हमारे पास वर्क डन होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड initial and final initial and final state of the initial and final state of the system, ठीक है? and 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 path adopted and path path adopted for the process, for the process, ठीक है? इस चीज पे हमारे पास पूरी कैलकुलेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल सा एजम्पशंस करता हूँ कि मेरे पास एक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है, क्लोज पे ही है ना? तो मतलब ये ए पॉइंट है और एक कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी और बी से ए जाएगा। तो पहले स्टेप में मैं ये कहा कि बी से ए तक कुछ इस तरह से ट्रेवल किया, कुछ इस तरह से, फिर सेकंड में कुछ ट्रेवल इस तरह से किया है, ठीक है? एक ए से बी के लिए गया और एक बी से ए के लिए आया, ये फर्स्ट प्रोसेस है और ये कौन सा, सेकंड प्रोसेस, ठीक है? इस पूरी प्रोसेस में आप एक बात ये सिंपल सा बताओ, ठीक है, कि मेरे पास ये प्रेशर है और ये कौन सा मेरे पास वॉल्यूम है, एक प्रेशर है और एक कौन सा मुझे वॉल्यूम है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और इस तरह से मूव करते हुए ये फाइनल पोजीशन के लिए गया, एक ए है और एक कौन सा ये मुझे बी है, ठीक है? तो देखो, इस तरह से हुआ तो मैं इसकी एरिया कैलकुलेट किया, तो आप खुद समझो कि यहाँ पर बी से ए जा रहे हो, आपकी फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो वर्क डन ऑफ जो फर्स्ट आया पहली प्रोसेस पे, जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, मेरे पास निगेटिव है। लेकिन दूसरी प्रोसेस पे आपको मालूम है कि निगेटिव ही आना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रेशर है और ये कौन सा है, वॉल्यूम, ठीक है? इस कंडीशन पे आप देखो, ए से बी तक आप कुछ इस तरह की प्रोसेस से आप मूव करते हुए जा रहे हो, ठीक है? ये सेम चीज है ए से बी तक, ठीक? यहाँ पे एरिया A1 था और यहाँ पे अगर आप एरिया देखो तो ये एरिया कौन सा है आपके पास, A2 है। आपको मालूम है कि वर्क डन जो होगा वो एरिया के इक्वल होगा, यहाँ पे वर्क डन ऑफ सेकंड जो होगा वो A2 के इक्वल होगा, है ना? एरिया जो होगा वो मैग्नीट्यूड देगा, है ना? पॉजिटिव या नेगेटिव है ये नहीं बता रहा होगा, बस मैग्नीट्यूड दे दे रहा होगा, ठीक? पीवी डायग्राम का आप खुद देखो कि आपको W1 की वैल्यू लेस देन ऑफ W2 है और आपको मालूम है कि W1 कैसा है, निगेटिव वर्क डन है और W2 कैसा है, मेरे पास पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि मैं जब A से B तक जा रहा हूँ तो वॉल्यूम में एक्सपांसन हो रहा है और अगर वॉल्यूम में एक्सपांसन है तो वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है? ये चीज हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास जो नेट वर्क डन आएगा वो एक्चुअल में कैसा होगा, W1 प्लस ऑफ W2। तो आप ये चीज समझो कि जब भी अगर आप ऐसा देख रहे हो तो आपके पास जो
निगेटिव वैल्यू है वो छोटी है बट पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो जो वर्क डन आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव। कैसा आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इस प्रोसेस में आप कैसा चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। आप ये नोटिस करो कि इस पे आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। आप इस पे चल रहे हो क्लॉकवाइज। कैसा मोशन है मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस में, ये मेरे पास कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसमें मैं कैसा चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे कैसा आया मेरे पास, वर्क डन पॉजिटिव आया। ठीक है, यहाँ पर कैसा आया, पॉजिटिव आया। और अगर इसी में मैं एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो कैसा होता। अगर मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि अब चेंज हो गया, मतलब सेकंड ऊपर ना जाके नीचे हो गया है। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, इसी ग्राफ को भी मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ये P है और ये कौन सा मेरा V ग्राफ है, ये P है और ये V। ठीक, ये पॉइंट अभी A था और ये पॉइंट B है। मेरे पास सेकंड पोजीशन का ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक, और फर्स्ट पोजीशन का कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये सेकंड पोजीशन है और ये कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक, जब आप इसे मर्ज करोगे, जब आप इसे मर्ज करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि ये P है और ये V है। ठीक, ये कुछ इस तरह से आप देखोगे, ये B है और ये कौन सा है, A है। ठीक है, ऐसा इस तरह से कुछ दिखेगा। दूसरे स्टेप में भी आप देखने को पाओगे कि ये मेरे पास ये कौन सा है, ये P है और ये कौन सा है, V है। ये सेकंड प्रोसेस है और ये A है और ये कौन सा है मेरे पास, B है। ठीक, कुछ इस तरह से है, ये सेकंड प्रोसेस है। ये कुछ इस तरह से, ये कौन सा है मेरे पास, फर्स्ट की कंडीशन पे है। यहाँ पे आप कहो तो ये एरिया सेकंड की हो गई और ये एरिया फर्स्ट की हो गई। तो आप देखो इस पे क्या देख रहे हो कि आपके पास जो वर्क डन सेकंड है वो A2 के इक्वल है, और वर्क डन ऑफ जो मेरे पास ये कौन सा फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट है, वो किसके इक्वल है, A1 के इक्वल। ऐसा सिंपल सा आप समझो। आप ये देखो कि आपको फर्स्ट का एरिया जो आएगा वो कैसा होगा, मेरे पास ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, सेकंड के। यही होगा, फिर से वही हो गया क्या, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, ओहो, फिर से वही ग्राफ, बस वैल्यू तो चेंज किया मैं, सॉरी। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, अब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे देखते हैं, अब थोड़ा बेटर। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस कैसा है, ये है, और फर्स्ट प्रोसेस कैसा है, उल्टा है, रिवर्स है ना, कुछ इस तरह से। अब देखो फर्स्ट की एरिया अब कैसी है, आपके पास ज्यादा है, फर्स्ट की एरिया ज्यादा है कंपेयर टू किसके, सेकंड के। बट आप ये बताओ यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट में कैसा हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे कैसा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे पास, कंप्रेशन हो रहा। बट यहाँ पे कैसा है मेरे पास, एक्सपांसन हो रहा है। कैसा हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। अगर ये एक्सपांसन है तो मेरे पास सेकंड कंडीशन पे मेरे पास वॉल्यूम सेकंड का वर्क डन कैसा आएगा, मेरे पास पॉजिटिव है, और फर्स्ट का वर्क डन कैसा है, मेरे पास निगेटिव है। तो जब आप नेट वर्क डन देखोगे तब आप क्या लिखोगे, W1 प्लस W2। बट मेरे पास जो वैल्यू ज्यादा है वो कैसा कम है, तो ये कैसा आएगा, मेरे पास निगेटिव वर्क डन आएगा। तो यहाँ पर आप समझो कि जब आप किसकी बात कर रहे होगे, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, वो आएगा निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, और क्लॉकवाइज में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी तो जस्ट ऐसा ही था कि मतलब थोड़ा हिंट देना था, बस इसलिए मैं ऐसा दे दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने आप को, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वर्क डन इन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, अभी जस्ट उस चीज को समझे, अब फिर पहले इंडिविजुअल समझे थे, अब डायरेक्टली समझेंगे, वर्क डन इन साइक्लिक
साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे होगा, सिंपल सा है, यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, चलो, जैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कैसा होता है तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जब भी हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में देखना चाहते हैं कि वर्क डन कैसा होता है, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो कर्व का एरिया है वही उसका वर्क डन होगा। ठीक है, अब वो पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है तो वो हम देखेंगे कि जो साइक्लिक प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, ये मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलो मैं लिखते चलता हूँ यहाँ पे कैसा होगा। इनसाइक्लिक इनसाइक्लिक प्रोसेस इनसाइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इनसाइक्लिक प्रोसेस वर्क डन वर्क डन इज equal work done is equal to the area O to the area O to the area O closed curve to the area O closed curve। ठीक है, अब देखो इसी में कि मेरे पास कैसा है कि अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा मेरे पास, क्लॉकवाइज होगा, ये मेरे पास कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव के लिए और एंटी क्लॉकवाइज होगा किसके लिए, निगेटिव के लिए। तो इसी में हम ये लिखते हुए चलते हैं कि मेरे पास कैसा है, क्लॉकवाइज मतलब कैसा होगा, क्लॉकवाइज मतलब कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जैसे अगर मैं ये बोला कि पॉजिटिव वर्क डन है, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले पॉजिटिव वर्क डन के लिए मैं बात कर लिया, दो तरह से मैं कह रहा हूँ कि एक कौन सा पॉजिटिव वर्क डन, तो जैसे अगर मैं ये कहा कि मेरे पास इस तरह से एक पीवी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, एक ये पी है और एक ये कौन सा वी ग्राफ है, और ये मेरे पास कैसा दिखे, कुछ इस तरह से सॉल्व होता हुआ दिखे। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ए है, ये बी है और ये कौन सा है, सी है। ठीक, इस तरह से कुछ दिखे तो ए से सी, सी से बी, बी से ए, इस तरह से देखो तो ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो आपको पास वर्क डन जो आएगा वो कैसा होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा। तो ये मैं कहा कि ये मेरे पास वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम कौन सा है, V2 है, ये प्रेशर कौन सा है मेरे पास, P1 है, और ये प्रेशर यहाँ से मेरे पास ऐसा कौन सा है, ये P2 है। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मेट ऐसा कहो कि ये एरिया वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो एरिया ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी और सी के इक्वल होगा। जहां पे ये कह सकते हो कि हाफ इनटू प्रेशर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मेरे पास देखो फाइनल प्रेशर कितना है, P2 माइनस P1, और एक क्लोज लूप में गए हो वापस से वहीं पर पहुंच गए हो, तो ये कैसा होगा, मेरे पास P2 माइनस P1 हो गया, और मेरे पास कैसा हो गया, इंटू V2 माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ये वर्क डन कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव है, ये कैसा वर्क डन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसी चीज को अगर ये कैसा रहा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, कैसा मैं लिखा कि अगर मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ। इसी तरह से ये ट्रायंगल के लिए भी दिखाते मैं चल रहा हूँ, एक बार में दो चीजों को हमने कवर करना है। फिर एक कौन सा हुआ मेरे पास, निगेटिव वर्क डन, कौन सा मेरे पास, निगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो अब इसके निगेटिव वर्क डन की बात कैसे करेंगे कि अगर एक P है और एक कौन सा है मुझे, V है, एक P है और एक V है। ठीक, तो अगर इस चीज को हम देखें तो ये मेरे पास एक सर्कल के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक,
जहां पे इसके फाइनल वॉल्यूम की बात जो कर रहे होंगे, ये कितना होगा मुझे यहाँ पे, ये V2 होगा, और जो सबसे इनिशियल कंडीशन पे जो देखने को मिलेगा वो V1 हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो P1 होगा, और दूसरा कौन सा हो गया, मुझे P2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब देखो, अब जैसे अगर मैं ये कहा कि ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो मुझे ये कंफर्म मान लेना है कि इसका वर्क डन जो आएगा वो निगेटिव आएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एरिया इस सर्कल का फाइंड करना। आधे लोगों को ये लगता है कि अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें। वो या तो कैसा लिख देते हैं कि मेरे पास कैसा एरिया, मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो ये कई तरह से लिखा हुआ आ सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि पाई। अब अगर मान के चलो गलती से भी तुमने आर का स्क्वायर लिख दिया, तो मतलब तुम ये मान रहे हो कि ये ऑलवेज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिर यहाँ पे तुम्हें माइनस सिंबल अपने आप लिखना पड़ेगा। लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये पॉजिटिव निगेटिव रहे, तो आपको ये मालूम है कि देखो, सेंटर से इसके रेडियस तक की डिस्टेंस ऑलवेज भी सेम रहेगी। तो ये मेरे पास कौन सा है, डायमीटर है। ऐसा ही मेरे पास डायमीटर ये भी रहेगा। तो एक डायमीटर कौन सा है, V2 माइनस V1 का जो डिस्टेंस होगा, और P2 माइनस P1 का जो डिस्टेंस होगा, ये ऑलवेज भी कैसा होगा, सेम। कैसा होगा, सेम होगा। तो मुझे जो एरिया निकालना है, ये या तो किसके इक्वल होगा, डायमीटर के इक्वल होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना कि मैं इसे कितना लिखूं, ये P2 माइनस P1, रेडियस का दो बार मल्टीप्लीकेशन ही तो करते हो, V2 माइनस V1, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 और इसके भी डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा पाई P2 माइनस P1, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहेगा वर्क डन निगेटिव के लिए। तो आपको कैसा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखते हुए चलना है। ठीक है, मैं समझू यहाँ तक आपको समझ में आया। चल, इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, और जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्यूपाई एन इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, V नॉट है। एक क्वांटिटी ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई एन इनिशियल वॉल्यूम V नॉट एट प्रेशर P नॉट, ठीक, एंड टेम्परेचर T नॉट, it extend to the volume V, it extend to the volume V by a path, first कैसा है, at constant temperature, at constant temperature, B कैसा है, at constant pressure, in which does the gas do more work done। आपको ये बताना है कि इन सारी प्रोसेस में किसमें वर्क डन ज्यादा दिख रहा है। तो एक सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, मेरे पास कैसा है, एक क्वांटिटी ऑफ गैस है जो ऑक्यूपाइड कर रहा है एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। तो वो इनिशियल पॉइंट के लिए जो यहाँ पर मेरे पास है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर V नॉट कॉमा P नॉट है। ठीक, अब कांस्टेंट टेम्परेचर में T नॉट है, ये एक्सटेंड कर रहा है एक वॉल्यूम कौन सा, V है। ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है वॉल्यूम V बाय पाथ। पहला कैसा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा कौन सा मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वॉल्यूम एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये चीज, इस चीज को भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप सिंपल सा पहले जो चीज इसमें बेसिक्स है उस पे हम लोग बात करते हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा कि एरिया कहाँ पे मेरे पास ज्यादा है, एरिया मेरे पास किसके लिए ज्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अगर आप देखो तो एरिया ऑफ मेरे पास यहाँ पर के लिए कैसा है, मेरे पास फर्स्ट प्रेसेस में कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है। कैसा प्रेशर है मेरे पास, कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए मेरे पास एरिया सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ पे कौन सा मेरे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम है, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो आप देखो कि मेरे पास एरिया ऑफ ए प्रोसेस का ज्यादा है या बी प्रोसेस का। तो आप ये देख पा रहे हो कि एरिया ऑफ कौन सा, मैं ये कह देता हूं कि एरिया ऑफ मेरे पास किसके लिए ज्यादा है, एरिया ऑफ बी प्रोसेस कैसा है मेरे पास, ज्यादा है। एरिया ऑफ बी प्रोसेस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कौन से के लिए, ए के लिए। तो वर्क डन ऑफ बी का कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा वर्क डन ऑफ ए के कंपेयर। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन समझा आपको।
अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को बढ़ाते चलेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, ए सिंपल ओ ideal gas is expanded to twice its original volume of 1 meter cube in quasi-static process for which P is equal to alpha into V square with alpha is equal to with alpha is equal to हमारे पास यहाँ पर कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 5 atm per meter 6, ठीक। as shown in given figure how much work is done on the expansion of gas। तो क्या बोल रहा है कि एक सिंपल आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रहा है ट्वाइस ऑफ इस ओरिजिनल वॉल्यूम पे, जहां पे 1 मीटर क्यूब कैसा है मेरे पास, क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस से चल रहा है, जहां पे पी जो इक्वल टू जो है मेरे पास वो डायरेक्टली कैसा पी जो है इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब पी की कंपेयर में वॉल्यूम जो है वो कैसा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में इंक्रीज हो रहा है, स्क्वायर के फॉर्मेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वी के स्क्वायर के जैसा, ठीक है। जहां पे अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है एज शोन इन द गिवन फिगर। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द एक्सपांडिंग गैस, तो अब एक्सपांड करने पे गैस कितना वर्क डन करेगा, एक सिंपल सा फॉर्मेट क्वेश्चन पे पूछ लिया है। अब यहाँ पर से हमारे पास इस चीज को समझने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ी जरूरत है कि हम कैसे लिखें कि हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ठीक। तो हाउ मच वर्क इज डन ऑन द एक्सपांडिंग ऑफ गैस। देखो जब भी ऐसी कंडीशंस पे आप फंस रहे हो, जब भी आप ऐसी कंडीशंस पे आप फंस रहे हो तो आप एक चीज समझो कि आपको ये किस तरह से वेरी करेगा। देखो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर तो आपको मालूम है कि जब एरिया फाइंड कर लोगे एक पीवी डायग्राम का, एक पीवी डायग्राम का जो एरिया फाइंड कर लोगे वही वर्क डन होगा। और एक्सपंड हो रहा है मतलब मेरे पास ऑन द एक्सपांडिंग ऑफ गैस में, मतलब मेरे पास कैसा वर्क डन बाय ऑफ कैसा हो रहा है, गैस हो रहा है। मतलब मैं ये कहूँ कि वी फाइनल जो है वो ग्रेटर देन ऑफ वी इनिशियल है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय ऑफ कौन सा आ रहा है मेरे पास, वर्क डन बाय गैस हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए, वर्क डन बाय गैस हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे कि मेरे पास कैसा है कि वर्क डन पॉजिटिव नहीं आएगा, ये कंफर्म बात है कि वर्क डन तो पॉजिटिव नहीं आने वाला, चाहे आप जैसी भी कंडीशंस पे ट्राई करो। यानी तो बोलो तो मैं सिंपल सा एक, अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते कि एक्सपेंड कर रहा है या क्या कर रहा है, हटाओ, ठीक। मैं सिंपल सा इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि इसकी कर्व की एरिया क्या आएगी, तो मैं इसको वेरिएबल के फॉर्मेट में देख रहा हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू अपने पास कैसा है, पी इंटू डी वी हम जानते हैं, जहाँ पे वी इनिशियल हो जाता है और ये कौन सा हो जाता है, वी फाइनल हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल। प्रेशर मेरे पास कैसा डायरेक्टली फंक्शन नहीं है वी का, बट प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम है, तो दोनों में रिलेशंस देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, वॉल्यूम से। तो ये अल्फा इंटू वी स्क्वायर इंटू कितना हो गया मुझे, डीवी हो गया, जहां से वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, वी इनिशियल और ये वी फाइनल, और ये अल्फा इंटू वी स्क्वायर में से देखो क्या क्या कांस्टेंट है। अगर मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं तो आप जानते हो कि अल्फा कांस्टेंट है, ये वी दी पावर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में कौन सा हो जाएगा, वी इनिशियल, और ये कौन सा हो जाएगा, वी फाइनल, ठीक। वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास 5, और वी ओ क्यूब मतलब फाइनल माइनस ऑफ इनिशियली, तो मेरे पास 2 - 1 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, v क्यूब है ना। अब आप ये लिखोगे कि v फाइनल का क्यूब माइनस ऑफ v इनिशियल का क्यूब, और डिनोमिनेटर में कितना लिखोगे, 3 लिखोगे, जहां से आप देख पा रहे हो कि ये 5 है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास, फाइनल वॉल्यूम 2 का क्यूब हो गया कितना, 8, ठीक। अल्फा की वैल्यू कंप्लीटली ऑफ किसके फॉर्मेट में गिवन था आपके पास, बोलो ना। अल्फा की वैल्यू एसआई यूनिट के फॉर्मेट में गिवन है ना, क्या और किसी फॉर्मेट में, एकदम परफेक्ट एसआई यूनिट के फॉर्मेट में ही है। देखो 8 - 1 डिनोमिनेटर में 3,
कितना लिखोगे आप? बोलो। 40/3 कितना लिखोगे? बोलो। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या एटीएम ही होता है क्या? बार होता है। ठीक, तो ये कितना लिखोगे? 5 × 1 पॉइंट समथिंग लिखोगे। 1.0 कितना लिखते हो? 1.013 इंटू 10⁵ लिखते हो। ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ लिखते हो। ठीक है, तो ये किस में आता है? बार पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, इतने के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करोगे पहले। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप इसे लिखे होगे कि कितना होगा ये एक्चुअल में यहाँ पर सब आप गलत लिखते चल रहे हो, तो बस इस पे क्या नहीं मल्टीप्लाई किए हो आप एक्स्ट्रा, इस सभी में 1.03 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई नहीं किए हो। 1.03 इंटू 10⁵ कौन से 5 को मल्टीप्लाई नहीं किए हो, तो आप कितना कहोगे? ये 7 हो जाएगा, और 7 और A5 कितना हो जाएगा? 35/3 ऐसे ही लिखोगे। तो कितना लिखोगे? 35/3 इंटू 1.03 इंटू 10⁵ लिखोगे। इसी तरह से कुछ लिख रहे होगे। ठीक है, चलो। अब यहाँ तक तो मेरे पास कैसा है कि आप कंप्लीटली दे दिए, इसमें से जो जो वैल्यू आपको मिल पा रही थी वो आप यहाँ पर बता चुके। ठीक है, लेकिन क्या आंसर अभी भी मेरा परफेक्ट आया क्या? देखो। देखो। देखो, अभी अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, मैं फाइनल ऑफ कैलकुलेट ही कर देता हूँ। चलो, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। 35 इंटू 1.03, ठीक, डिवाइडेड बाय ओ 3, तो ये लगभग लगभग कितना आ रहा होगा? 1.18 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट के आसपास आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट या 12.01 इंटू 10⁵ जूल लिख लो, या इसी को आप कितना लिख दो? ओहो, 03 लिख दिया ना, इसलिए आंसर गड़बड़ा रहा है। प्रेशर की वैल्यू ही ना, मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही करते चला जा रहा हूँ। 1.013 और ये कौन सा हुआ? 13, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? वर्क डन की वैल्यू 1.18 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। ठीक, अब देखो, इस पे मैं कैसे डिसाइड किया कि ये मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और जबकि ये मेरा आंसर गलत है। देखो, क्वेश्चन में डायरेक्टली है कि वर्क इज डन ऑन द एक्सपांडिंग गैस, मतलब वर्क डन गैस के थ्रू ये वॉल्यूम एक्सपांड नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है। तो गैस कैसा फोर्स लगा रहा होगा? अगर इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसके थ्रू लग रहा है? एक्सटर्नल के थ्रू। तो अगर वर्क डन बाय गैस एक्सपेंडिंग में, जैसे अगर मान के चलो वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा है तो वो निगेटिव हो रहा है, और वर्क डन बाय दी गैस हो रहा है वो कैसा हो रहा है? पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन बाय गैस नहीं हो रहा है, वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा है एक्सपांड करने के लिए। तो ये मेरे पास कैसा आएगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। ठीक, तो ये मेरे पास कैसा है? निगेटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन पॉजिटिव का भी होगा, निगेटिव का होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा है, तो आपको आंख बंद करके वर्क डन निगेटिव वाला ही मान। ठीक है, चलो। अब ये अगर ना पूछ लिया कि क्वेश्चन में कि किस तरह का प्रोसेस है, यहाँ पर पूछ ही रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क डन ऑन दी गैस एक्सपांडिंग, ऑन दी गैस, सॉरी ऑन दी एक्सपांडिंग गैस के लिए पूछ लिया। ठीक है, चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा, सॉल्व करते हैं हम लोग, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, समझना। क्या बोल रहा है? फिगर शो ए साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ई, और कौन सा मेरे पास? ए है। परफॉर्म ऑन आइडियल साइकिल if पी ए इज इक्वल टू, कितना वैल्यू गिवन है? पी ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि ये 2 ATM के इक्वल। ठीक,
पीबी की वैल्यू गिवन है कि ये कितना एटीएम है मेरे पास, 5 एटीएम है, ठीक है। पीसी की वैल्यू गिवन है कि मेरे पास ये कितना एटीएम है, 6 एटीएम है, कोई बात नहीं भाई। एंड वीईए, वीईए ये वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, ये हमारे पास सिंपल सा गिवन है, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वॉल्यूम का डिफरेंस है ये कितने लीटर का है मेरे पास, 20 लीटर का है, ठीक है। मतलब 20 mm है, मिलीमीटर क्यूब है, सॉरी मिलीमीटर क्यूब है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन होगा मुझे ये बताना है, सिंपल सा, ठीक है। चलो, अब 20 लीटर ऑफ मेरे पास यहाँ तक तो गिवन है क्वेश्चन पे। अब आधे से अधिक प्रोसेस में आप समझो कि क्या क्या गिवन है। अगर आप देखो तो आपको दो प्रोसेस दिख रहा है, एक कंप्लीटली क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप मतलब कैसा है, अगर ए बी ए ई बी ए में देखो, अगर मैं देखूं कि ए कैसा, ए ई बी ए में ये कैसा है मेरे पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। कैसा है मेरे पास, क्लॉकवाइज है, मतलब इसके लिए जो वर्क डन आएगा, तो वर्क डन कैसा आएगा मेरे पास, वर्क डन इसको फर्स्ट कह लेता हूँ। टोटल वर्क डन तो पूछा एक क्लोज प्रोसेस में, तो क्लॉकवाइज है, तो मेरे पास इसके लिए वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इतना तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि इसके लिए जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसी तरह से ये प्रोसेस है, ठीक। उसी तरह से आप देखो कौन से प्रोसेस के लिए देखोगे, उसी तरह से एक क्लोज प्रोसेस कौन से में मेरे पास चल रहा है यहाँ पे, बी सी, या कौन सा, बी डी सी और बी के लिए। अगर ये देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन ऑफ जो सेकंड देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, निगेटिव। कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। एक पॉजिटिव मिलेगा तो एक कैसा मिलेगा मेरे पास, निगेटिव देखने को मिलेगा। एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो, अगर पहले के लिए एरिया में देखा, सबसे फर्स्ट के लिए, ठीक है, तो W1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या निकाल लेना, सबसे बेस्ट ऑफ की एरिया ओ ए ई और बी और ए ई बी और ए, ठीक। मैं इसे कितना लिखूंगा, हाँ, बेस की वैल्यू कितना है मेरे पास, 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर है। एसआई यूनिट में मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर है तो मुझे उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, प्रेशर तो मुझे मालूम है कि 5 एटीएम गिवन है, तो आप तो काउंटिंग कर लोगे कि मेरे पास कैसा होगा, उस चीज को तो आप काउंटिंग कर लो। फिर बोलो, 1 लीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 लीटर पे आप कितना लिखते हो, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना लिखते हो, 1 मिलीमीटर क्यूब लिखते हो ना, ऐसा ही लिखते हो। कितना कन्वर्ट करोगे, देखो 1 लीटर इज इक्वल टू, अगर ये है तो देखो मीटर में कन्वर्ट करोगे मतलब 10⁻³ हुआ, 10⁻³ हुआ एक बार में, और उसका क्यूब है, उसका भी क्या है मेरे पास, क्यूब है, तो आप कितना लिखोगे, यही होगा भाई, 1 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होगा ना, तभी तो ये लिखोगे आप। तो आप कितना लिखोगे, 20 × 10⁻⁻⁹ यही लिखोगे, मीटर क्यूब, यही हो रहा होगा, ठीक है। अगले स्टेप पे मेरे पास प्रेशर डिफरेंस आएगा, तो प्रेशर डिफरेंस मतलब ये हाइट आएगा, तो प्रेशर के लिए कितना लिखोगे, पीबी माइनस ऑफ पी है, तो फाइनल प्रेशर 5 है, इनिशियल प्रेशर ऑफ 2 है, और एटीएम में, मजे की बात किस में है, एटीएम में है, और कन्वर्ट करने के लिए बोला है, मतलब आप लिखोगे 10⁻⁵ कितना, 5, 1 × 10⁻⁵ एटीएम से कन्वर्ट कर लेना। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको आना चाहिए ना, या फिर चलो लिख ही देता हूँ भाई, हाफ P2 माइनस ऑफ, या लिख देता हूँ PB माइनस VA इंटू VE माइनस VA। अब खुश हो, और सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। देखो ये कितना हो गया आपके पास, 10, और 5 - 2 3, मतलब कितना लिखोगे, 30 इंटू
टेन दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा, -9 और +5, बताओ। एकदम सही कन्वर्ट किए हो। अभी भी कुछ गड़बड़ ही कन्वर्ट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 1 लीटर में कितने मेरे पास मिलीलीटर होते हैं? कैसे डिसाइड करते हो कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, बोलो। इसी में बस गड़बड़ है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। और मिलीलीटर मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे मीटर में चाहिए आंसर। फिर बोलो। एकदम सही लिखा है? एकदम गलत लिखा है। एकदम गलत लिखा हुआ। होता क्या है ना कि लोगों को यही लगता है ना कि यहाँ पर से हम कैसे इसको कन्वर्ट करें। हाँ, फिर तो गलत हो गया ना। आंसर देखो, थोड़ा ही सा गलत है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है। बस लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, बस ये देखो। कैसे कन्वर्ट करते हो? 1 लीटर इज इक्वल टू कितने मिलीलीटर होते हैं, सॉरी मिलीमीटर। कुछ तो होता है ना। देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब समझा? तो इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो बस इसको चेंज कर लेना। और ये कितना हो जाएगा, -3, तो अब आपको ये दिखेगा +2, मतलब कितना, 3 किलो जूल का वर्क हुआ। आप इस चीज को अपनी इस नोट के एकदम स्टार्टिंग पे लिख लेना, क्योंकि हर बार लगभग लगभग स्टूडेंट यहीं पे गलत करता है। ठीक है, चलो, ये पहले का आंसर, ये पहला वर्क डन। अभी टोटल पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, ये पहले की एरिया हो। अब दूसरे की एरिया के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। ठीक है, अब दूसरे की एरिया में जब वर्क डन और आप सेकंड के लिए फाइंड करोगे तो आपको प्रेशर डिफरेंस है बट वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं है। प्रेशर का डिफरेंस है बट वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मालूम है कि वर्क डन तो निगेटिव आना है, लेकिन आपको वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? आप सोचो, सोचो। देखो, एक चीज आप मानते हो कि ये दोनों मेरे पास कैसा है, एक सेम लाइन को शेयर कर रहे हैं, तो दोनों कॉमन मतलब सिमिलर ट्रायंगल। कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। मतलब मैं ये कहूँ कि एक साइड के प्रेशर का डिफरेंस जो रेशियो होगा वो दूसरे साइड के मेरे पास प्रेशर डिफरेंस के रेशियो के इक्वल। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास अगर ऐसा है कि ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसके इक्वल, मेरे पास बी सी डी के इक्वल। ठीक है, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा, वी ई माइनस वी ए की जो वैल्यू है, ठीक है, अपॉन जो प्रेशर डिफरेंस है वी ई माइनस ऑफ वी ए, और सिमिलर मेरे पास कौन सा प्रेशर डिफरेंस जो है पी बी माइनस ऑफ पी ए, पीबी माइनस पी ए, इनका जो रेशियो होगा वो एकदम उसी तरह से होगा जैसे वॉल्यूम ऑफ वीसी माइनस ऑफ वीडी अपॉन ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पीसी माइनस ऑफ पीबी के रेशियो के इक्वल। तो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वीई माइनस ऑफ वी ए कितना है मेरे पास, 20 लीटर। और प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना था, यहाँ पे 3 था। ठीक, इज इक्वल टू वीसी माइनस ऑफ वीडी की वैल्यू कितनी है, वीसी माइनस ऑफ वीडी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है कि मुझे कितना होगा, और ये कितना हो जाएगा 1।
तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर जो वॉल्यूम डिफरेंस आया है दोनों के बीच में, Vc माइनस ऑफ Vd की जो वैल्यू है वो 20 लीटर है। या तो मैं इसे को क्या लिख सकता हूँ, 20 है, या 20 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ। ठीक, बस हो गया, काम हो गया मेरा। उसके बाद अब मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ चीज चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो अब अगर ये चीज हो गई अपने पास, तो अब सिंपल सा हम लोग क्या चाहिए कि वर्क डन ऑफ सेकेंड चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन ऑफ सेकेंड हमारे पास कितना होगा, देखो, तो हाफ बेस की वैल्यू कितना है, हमें मालूम है कि निगेटिव वर्क डन होगा, तो पहले से ही वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव की बात छोड़ दो। 6 - 5 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से, 6 - 5, और प्रेशर डिफरेंस के लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, और वॉल्यूम के लिए 20 × 10⁻³ और प्रेशर को हम लोग एसआई यूनिट में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10⁵ हो जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर से ये 2 हो जाएगा, और मेरे पास ये कितना हो जाएगा, वर्क डन की जो वैल्यू है -1 किलो जूल होगा। कितना होगा, -1 किलो जूल हो रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, 20/3 है ना, ये 20/3 है, तो ये हो गया। ठीक, तो अब टोटल वर्क डन जो पूछा है मेरे पास, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 + W2, या इसी को 0 पॉइंट माइनस में आप कितना लिख सकते हो, माइनस पे 0.33 किलो जूल लिख सकते हो। तो ये दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये 2.67 किलो जूल हो गया है। ये चीज आपके पास आंसर रहेगी। ठीक है, ये वर्क डन ऑफ आपके पास एक दूसरे क्लोज लूप के लिए देखने को मिला। ठीक, आगे बढ़े, आगे चलें आगे। देखो, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हो गया, प्रॉपर समझ में आया, कुछ ज्यादा नहीं था, बस एक ही ट्रिकी पोर्शन था, ये वॉल्यूम निकालना बस। ठीक है, चल, फिर नेक्स्ट पोर्शन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इफ इट इज एक्सपेंडिंग अंडर द कंडीशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻²/3। ठीक, देखो, तो इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल दिया है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा कि इंक्रीज करना है टेम्परेचर को, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को कितने से, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है। उसका चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो वैल्यू है T2 माइनस ऑफ T1, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन। अब आपको वर्क डन जो फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सीखा है, वो कैसा सीखा है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी, और ये V इनिशियल और ये V फाइनल हम फाइंड करने जानते हैं। हम तो इसी तरह से इसको सीखते हुए आए हैं। लेकिन अब मुझे इस चीज को चेंज करना है। अगर मुझे यहाँ पे रिलेशन या फिर इसी चीज को, अब यहाँ पर कोई भी मुझे चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, गिवन है क्या, नहीं गिवन है। मुझे dW = P × dV मालूम, बस इतनी चीज मालूम। तो मुझे प्रेशर और डीवी की वैल्यू को मैं किस तरह से हैंडल करूं, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे रिलेशन मेरे पास कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन देता है। तो आइडियल गैस अगर इक्वेशन देता है ये चीज, तो आप ये जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन से कि मेरे पास प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो N × RT के इक्वल होगी। N की वैल्यू 1 मोल गिवन है, तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, RT/O कौन सा हो जाएगा, V हो जाएगा। यही चीज होगा, ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज हुआ, प्रेशर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। लेकिन अभी भी डीवी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, अभी भी किसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, डीवी की वैल्यू फाइंड। अब हाँ, मैं यहाँ पर से प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन जरूर देख सकता हूँ कि ये आरटी को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक चीज और रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास किस चीज को, पी की वैल्यू को मैं सब टेम्परेचर के फॉर्मेट में ले आता हूँ, क्योंकि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर गिवन है, तो मैं उसी फॉर्मेट में चाह रहा हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो
यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा बहुत समझते भी है कि मेरे पास ये आर टी अपॉन ऑफ वी है। अब मुझे ये चीज कैसा है कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू मतलब मुझे डेल डी टी की तो वैल्यू चाहिए ना। dt की वैल्यू मतलब या चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के लिए कोई ना कोई या dv की वैल्यू तो मुझे चाहिए। यहाँ पर से p तो मैं रिप्लेसमेंट का जुगाड़ खोज लिया। अब वॉल्यूम भी मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरी कर रहा है और ये dv है। और मुझे dv को अगर मैं इंटीग्रेट भी किया तो v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू तो नहीं गिवन है मेरे पास, और टेम्परेचर कांस्टेंट है ये भी नहीं मेंशन है। तो मेरे पास जो गिवन है वहीं से अगर मैं चलना स्टार्ट किया तो मुझे ये मेंशन है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी दी पावर ऑफ 2/3। तो मैं यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करूंगा तो यही चीज आएगा, ठीक। और अगर ये आएगा v इज इक्वल टू के इंटू टी दी पावर ऑफ 2/3, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। तो मैं इसे देख सकता हूँ कि ये dv बाई ऑफ dt हुआ और ये कितना हुआ k कांस्टेंट, और ये 2/3 और टी दी पावर ऑफ 2/3 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया मेरे पास माइनस का 1/3 हो गया। तो dv की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2/3 और ये k हुआ टी दी पावर ऑफ माइनस 1/3 इंटू कितना हो गया dt, ठीक। तो जहां पर से वर्क डन की जो वैल्यू आएगी p की वैल्यू कितनी है आर टी बाई ओ v, और v की वैल्यू आप कितना लिखोगे, ठीक है पहले v लिख लो, और dv की वैल्यू जो आप लिखोगे वो 2/3 इंटू के इंटू टी दी पावर ऑफ माइनस 1/3 इंटू कितना हुआ dt। जहां पर से आप ये लिखोगे कि v की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है अपने पास k इंटू टी दी पावर ऑफ 2/3, और ये कितना हुआ 2/3 इंटू के और टी दी पावर ऑफ माइनस 1/3 इंटू कितना हुआ dt। देखो k से k कैसा हो जाएगा कैंसिल, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आप आर टी दी पावर ऑफ कितना +1 प्लस 2/3 माइनस का 1/3 इंटू कितना लिखोगे dt लिखोगे। तो एलसीएम होगा आपके पास 3 + 2 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। यही कुछ जाएगा या नहीं जाएगा सोच लो, पहले आराम से सोच लेते हैं फिर देखते हैं। यही होगा क्या, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बीच में आपने इस माइनस सिंबल को नहीं ध्यान दिया। अब देखो ये 3 हुआ माइनस ऑफ 3 हो गया, कितना हो गया टी दी पावर ऑफ, और कुछ छोड़ दिया क्या, हाँ 2/3 लिखना भूल गया मैं। देखो देखो ये 3 हुआ मतलब मेरे पास ये कितना हुआ, ये 3 माइनस ऑफ 3 जीरो, जीरो तो टी दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा जीरो, तो आप लिखोगे 2/3 इंटू आर इंटू कितना हुआ डी टी, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2/3 और ये टी इनिशियल है और ये कौन सा है टी फाइनल है। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये 2 ऑफ कौन सा है मेरे पास यहाँ पर से ये वर्क डन इज इक्वल टू 2/3 इंटू आर, और टी फाइनल माइनस ऑफ क्या लिखोगे आप टी इनिशियल लिखोगे, जहां से वर्क डन की वैल्यू आएगी 2/3 इंटू आर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास मेंशन है, तो जिसे आप ये 10 कर दोगे और वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो कितने पास आपके पास आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी आर, 20 आर की वैल्यू आपको मालूम है 8.31 होता है, ठीक है। बस ये आपके पास था यहाँ। चलो काफी लंबी वीडियो हो जा रही है तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस में हम आइसोथर्मल के अंदर की प्रोसेस देखेंगे और उसके अंदर के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट और बात ज्यादा आएगा, ठीक है। इसी तरह से करेंगे और टोटल मिला के 10 पार्ट के अंदर खत्म करेंगे, 15 पार्ट हो जाएगा उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो इस वाले पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।